हेलो स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं आज हम लोग अपना लेक्चर। रेडियो एक्टिविटी चल रही है अपनी, लेक्चर नंबर 5। लेक्चर नंबर है आज अपना 5। पिछले टर्म पे हम लोगों ने अपना थ्योरेटिकल पार्ट जो है वो लगभग कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग जो सीखेंगे वो सीखेंगे रेडियो एक्टिविटी को अपने केमिकल काइनेटिक्स से जोड़ेंगे। रेडियो एक्टिविटी जो है उसे हम लोग अपना केमिकल काइनेटिक्स से जोड़ना चाहेंगे। तो जो सबसे पहले जो मैं हेडिंग लिखा रहा हूँ वो है अपना लॉज ऑफ रेडियो एक्टिव डिके। अब तुमने ये तो पढ़ लिया है कि रेडियो एक्टिव डिके होता क्यों है। रेडियो एक्टिव यानी न्यूक्लियर रिएक्शंस होती क्यों है, टू गेन स्टेबिलिटी। जो न्यूक्लियस स्टेबल नहीं होते हैं उनको स्टेबिलिटी गेन करने के लिए ही वो एटम्स जो हैं वो एक टाइप के एटम दूसरे टाइप के एटम्स में कन्वर्ट होते रहते हैं। ठीक है, बाय अल्फा डिके, बाय बीटा डिके, बाय गामा डिके एंड ऑल दैट। ठीक है, अल्फा डिके कब होता है, बीटा डिके कब होता है, गामा डिके कब होता है, ये सारी बातें हम लोगों ने कर ली थी। कौन कौन से पार्टिकल्स बाहर निकलते हैं ये सब कुछ हो गया था। ठीक है, उसके बाद फिर बात की थी हम लोगों ने कि कौन सा न्यूक्लियर स्टेबल होगा और कौन सा न्यूक्लियर स्टेबल नहीं होगा। उसमें दो कॉन्सेप्ट थे। एक था ग्राफ बनाया था मैंने, स्टेबिलिटी बेल्ट बनाई थी कि भाई जिनका एन बाई पी रेशियो 1 और 1.5 के बीच में होता है वो न्यूक्लियर ज्यादा स्टेबल होते हैं, और जिनका इस रेंज के बीच में एन बाई पी रेशियो नहीं होता है उन्हें हमें इस बेल्ट के अंदर लेके आना पड़ता है। ठीक है, तो लेके आने के लिए वो एलिमेंट्स डिके करते हैं, वो मैंने बस बता दिया था। दूसरा जो लास्ट टर्म पे बताया था मैंने वो ये बताया था कि स्टेबिलिटी बताने के लिए दूसरा एक फैक्टर और होता है, दैट इज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी जिसकी भी ज्यादा होती है वही न्यूक्लियस ज्यादा स्टेबल होता है। और ये बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, दैट इज मास डिफेक्ट इनटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। मास डिफेक्ट मतलब जब न्यूक्लियस न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से बना होता है तो कुछ मास में कमी आ जाती है, जो मास कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी में, एनर्जी बाहर निकल जाती है, जिस वजह से ही न्यूक्लियस स्टेबल होता है। और वो कितनी एनर्जी बाहर निकलती है, वो होती है कि भाई कितना मास डिफेक्ट हुआ इनटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी ये आया कहां से, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर से आया है। ठीक है बेटा, आज हम लोग पढ़ते हैं लॉज ऑफ रेडियो एक्टिव डिके। ठीक है, तो लॉज क्या है रेडियो एक्टिव डिके के। पहला पॉइंट मैं बता रहा हूं, द डिसइंटीग्रेशन ऑफ अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज रैंडम एंड स्पॉन्टेनियस। जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डिसइंटीग्रेट होता रहता है, जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डिसइंटीग्रेट होता रहता है वो रैंडम होता है। और प्रोसेस कैसी होती है, स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस मतलब अपने आप होता ही रहेगा। जब एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में कन्वर्ट होता है तो ये प्रोसेस जो है वो कैसी होती है, स्पॉन्टेनियस होती है, ये हमें पता है। ठीक। दूसरी बात, रेडियो एक्टिव डिके इज प्योरली अ न्यूक्लियर फिनोमेना। रेडियो एक्टिव डिके जो है वो एक न्यूक्लियर फिनोमेना है, एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनी फिजिकल एंड केमिकल कंडीशन। और ये किसी फिजिकल और केमिकल कंडीशन पे डिपेंड नहीं करता है। ये नहीं है भैया कि भाई बाहर का टेम्परेचर 20 डिग्री है तो होगा, और बाहर का टेम्परेचर अगर 120 डिग्री होगा तो वो डिके नहीं हो पाएगा। ऐसी कोई भी प्रॉपर्टीज का रेडियो एक्टिव डिके पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो चलती रहती है। ठीक है, चलती रहती है ये तो। दूसरा क्या है, ठीक है ध्यान रखना, किसी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी का कंडीशन का न्यूक्लियर रिएक्शंस पर या रेडियो एक्टिव डिके पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। कि मतलब भाई हम बोल दें कि यूरेनियम कन्वर्ट हो रहा है थोरियम में, तो ये प्रोसेस जो है वो होती जाएगी अपने आप ही होगी। ये नहीं है कि ये बोल दो कि भाई ये जब टेम्परेचर T डिग्री हो जाएगा, मान लिया मैंने बोल दिया कि भाई जब 1000 डिग्री टेम्परेचर होगा तब ये प्रोसेस होगी, वरना नहीं होगी, ऐसा नहीं होता है। ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, अपने आप होती रहेगी, किसी बाहर की कंडीशन पे डिपेंड नहीं करती है। ध्यान रखना, ये बाहर की किसी कंडीशन पे डिपेंड नहीं करती है। समझ में आया। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, द रेडियो एक्टिव डिके फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। जो रेडियो एक्टिव डिके होता है दैट फॉलो, हाँ ये अब इंपॉर्टेंट बात आई है हमारी। क्या क्या कहना चाह रहा है ये, द रेडियो एक्टिव डिके फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। द रेडियो एक्टिव डिके फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मतलब अब हमें याद रखना है कि जितने भी रेडियो एक्टिव डिके होते हैं वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करते हैं। जो भी रेडियो एक्टिव डिके होंगे बेटा वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करेंगे। किसको, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को।
और फर्स्ट ऑर्डर पता ही है तुम्हें कैसा होता है प्रोसेस। तो बस यही यही एक बात है जो तुम्हें सारे क्वेश्चन सॉल्विंग में काम आएगी। तो जो भी रेडियो एक्टिव डिके होंगे, जो भी न्यूक्लियर रिएक्शंस होंगी, वो फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करेंगी। ठीक। इट मींस द रेट ऑफ डिके इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ अनडिकेटेड न्यूक्लियर एंड रेडियोएक्टिव सब्सटेंस एट एनी टाइम टी। सही बात है। क्या हुआ था, क्या पढ़ा था तुमने? तुमने पढ़ा था, मान लिया एक रिएक्शन हो रही है, ए से बी बन रहा है। अभी मैं रेडियो एक्टिविटी पे जा नहीं रहा हूं, मैं से एक सिंपल सी रिएक्शन लिख रहा हूं। मान लिया फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। रेट इज इक्वल टू क्या लिखोगे? रेट इज इक्वल टू लिखोगे के इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ ए। मतलब रेट को क्या लिख दोगे? रेट इज प्रोपोर्शनल टू कंसेंट्रेशन ऑफ ए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। किस, अच्छा मतलब क्या है इसका? अगर तुम्हें रेट निकालना है 10 मिनट के बाद का, तो कंसंट्रेशन भी किस टाइम की लिखोगे? एक ही कंसंट्रेशन 10 मिनट के बाद की। पावर में 1 क्यों है? क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर का बोल रहा हूं मैं। अगर तुम्हें इस रिएक्शन का रेट निकालना है 20 मिनट के बाद, तो एक ही कंसंट्रेशन किस समय की लिखोगे? 20 मिनट के बाद। अगर तुम्हें इस रिएक्शन का रेट निकाला है 50 मिनट के बाद, तो एक ही कंसंट्रेशन किस समय की लिखोगे? 50 मिनट के बाद। अगर तुम्हें रेट निकालना है 1 घंटे बाद, तो कंसंट्रेशन किस समय की लिखोगे? 1 घंटे बाद। मतलब जितनी कंसंट्रेशन अब है, तो वही मतलब रेट इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए दैट इज प्रेजेंट राइट नाउ। तो वही लिखा है, द रेट ऑफ डिके इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई। कि भाई अब हमारे पास कितने न्यूक्लियाई हैं, कितने न्यूक्लियस मेरे पास अभी हैं जो हो चुके हैं डिके, उनसे कोई मतलब ही नहीं है। कितने न्यूक्लियस अब हमारे पास हैं, क्योंकि उस समय की कंसंट्रेशन ही लिखी जाती है जिस समय का रेट निकाला जाता है। तो रेट इज प्रोपोर्शनल टू द अनडिकेड न्यूक्लियाई एट एनी टाइम टी। इफ डीएन इज दी, तो मैं इसे मिटा देता हूँ, ये तो बहुत सिंपल सी बात मैंने तुम्हें समझाना चाहिए थी। हाँ जी, और क्या कह रहा है ये? इफ dn is the number of nuclear disintegration in time t, the rate of decay। अब मैं क्या कर रहा हूं बेटा, एक रेडियो एक्टिव रिएक्शन लिख रहा हूं। एक रेडियो एक्टिव रिएक्शन लिख रहा हूं। ए से क्या बन रहा है बेटा? बी बन रहा है। ए से क्या बन रहा है? बी। ये कोई रेडियो एक्टिव डिके हो रहा है। ए से बन रहा है बी। अब यहां पर, अब बेटा ध्यान रखना, वहां पर कंसंट्रेशन चेंज हुआ करती थी, मोल्स बदला करते थे। यहां मैं बात करूंगा कितने न्यूक्लियस कन्वर्ट हुए। ए के कितने न्यूक्लियस कन्वर्ट होके बी के न्यूक्लियस में कन्वर्ट हुए। भाई न्यूक्लियर रिएक्शन में कौन पार्टिसिपेट करता है? न्यूक्लियाई तो पार्टिसिपेट करता है। तो ए के न्यूक्लियाई किस में बदलते जा रहे हैं? ए के न्यूक्लियाई किस में कन्वर्ट होते जा रहे हैं? बी के न्यूक्लियाई में कन्वर्ट होते जा रहे हैं। ए के न्यूक्लियाई कन्वर्ट होते जा रहे हैं बी के न्यूक्लियाई में। तो मैं क्या लिखूंगा यहां पे? मैं लिखूंगा बेटा, अगर मैं बोलूं रेट ऑफ, मैं बोलूं dn बाई डी टी, dn बाय dt इज इक्वल टू, dn बाई dt इज इक्वल टू, ये dn बाई dt है क्या? दैट इज रेट ऑफ डिके, रेट ऑफ डिके। और मैं इसको ना माइनस लगा देता हूं बेटा इसके आगे, माइनस dn बाई dt इज रेट ऑफ डिके। ठीक है, रेट ऑफ, अगर और अच्छे से लिखा जाए तो रेडियो एक्टिव डिके, कितना डिके हो रहा है, इसको बोल दिया मैंने माइनस dn बाय dt। जहां पर n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वेयर n रिप्रेजेंट्स, वेयर n रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, कितने न्यूक्लियाई हैं। ठीक है, अरे भैया समझ में आ गया? dn बाई dt मतलब चेंज इन न्यूक्लियाई विद रेस्पेक्ट टू टाइम, उसी को तो रेट बोलते हैं। भाई ए के कितने मोल्स कम हुए विद रेस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज रेट। ए की कंसंट्रेशन कितनी विद रेस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज रेट। लेकिन यहां पर मैं किसके टर्म से बोल रहा हूं? ए के कितने न्यूक्लियाई कम हुए विद रेस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज माइनस dn बाई dt। माइनस क्यों लगाया? वो इसलिए लगाया क्योंकि ए के न्यूक्लियाई कम होते जा रहे हैं। तो dn बाई dt क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। नेगेटिव नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए, इस नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए आगे माइनस लगाया। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट माइनस आता है ना। तो दैट इज रेट ऑफ डिके, वेयर n रिप्रेजेंट नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। जहां पर n क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा? नंबर ऑफ न्यूक्लियाई रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अच्छा इस रेट ऑफ डिके को ही, इस रेट ऑफ डिके को ही हम लोग, रेट ऑफ डिके मतलब समझ गए ना, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिकेइंग पर यूनिट टाइम। इस रेट ऑफ डिके का मतलब क्या है बेटा? इस रेट ऑफ डिके का मतलब है नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिकेइंग पर यूनिट टाइम। नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, मैं इसे लिख देता हूं बेटा, ये है अपना नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिकेइंग
और डिसइंटीग्रेटिंग एक ही बात है पर यूनिट टाइम। रेट ऑफ डिके का मतलब क्या है बेटा कि कितने न्यूक्लियाई डिके हो रहे हैं या कितने न्यूक्लियाई खत्म हो रहे हैं, एक एक कितने न्यूक्लियस खत्म हो रहे हैं या डिसइंटीग्रेट खत्म हो रहे हैं पर यूनिट टाइम, उसी को क्या बोल देंगे, रेट ऑफ डिके बोल देंगे कि डिके का कितना रेट है। इट इज ऑल्सो विच इज ऑल्सो नोन एज विच इज ऑल्सो नोन एज एक्टिविटी। इसे हम लोग और क्या बोलते हैं बेटा, ध्यान रखना, इसे और बोला जाता है एक्टिविटी। फोकस करना बेटा इस टर्म पर, क्या, एक्टिविटी। इसे और क्या बोलते हैं हम लोग बेटा, एक्टिविटी बोलते हैं। तो कितने न्यूक्लियाई कन्वर्ट हो रहे हैं या खत्म हो रहे हैं पर यूनिट टाइम, उसे हम एक्टिविटी और बोलते हैं। तो एक्टिविटी का मतलब है माइनस डी एन बाई डी टी। एक्टिविटी का मीनिंग क्या है, माइनस डी एन बाई डी टी, कितने न्यूक्लियाई खत्म हुए पर यूनिट टाइम। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिकेइंग पर यूनिट टाइम इज आल्सो नोन एज एक्टिविटी। कितनी एक्टिविटी इस समय है, मतलब कितने न्यूक्लियस इस समय पर यूनिट टाइम कन्वर्ट हो रहे हैं, उसे बोला जाता है एक्टिविटी। तो एक्टिविटी इज इक्वल टू माइनस डी एन बाय डी टी, ध्यान रखोगे बेटा। एक्टिविटी की डेफिनेशन, एक्टिविटी का मतलब क्या है, एक्टिविटी इज नंबर ऑफ न्यूक्लियाई या नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेटिंग और डिकेइंग पर यूनिट टाइम। इसकी जो बेटा यूनिट होती है, इसकी जो यूनिट होती है वो होती है बेटा यूनिट ऑफ एक्टिविटी इज, चलो पहले यूनिट लिखाने से पहले मैं लिख देता हूं कि एक्टिविटी हो गई बेटा अपनी क्या, therefore activity is equal to माइनस डी एन बाय डी टी। ध्यान रखोगे, एक्टिविटी क्या होगी बेटा, माइनस डी एन बाय डी टी। एक्टिविटी का मतलब है माइनस डी एन बाय डी टी, यहां पर भी लिखाया हुआ है मैंने। रेट ऑफ डिके यानी नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिकेइंग पर यूनिट टाइम इज डिफाइंड एज माइनस डी एन बाई डी टी। और इस रेट ऑफ डिके को या नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, इसी को मैं क्या बोलता हूं, मैं यहां भी लिखा देता हूं तुम्हें, इसी को मैं क्या बोल देता हूं, इसी को मैं बोल देता हूं यही अपने लिए क्या हो जाएगी बेटा, यही अपने लिए एक्टिविटी भी हो जाएगी। इसी को एक्टिविटी भी बोला जाता है। ठीक है बेटा, एक्टिविटी। अब बताइए एक्टिविटी की यूनिट क्या होती है। अब बात करेंगे हम लोग यूनिट ऑफ एक्टिविटी। हाँ जी, यूनिट ऑफ एक्टिविटी। तो बेटा यूनिट जो होती है एक्टिविटी की, तुम्हें साफ साफ दिख रहा होगा एक्टिविटी की यूनिट क्या होनी चाहिए। यूनिट ऑफ एक्टिविटी इज, एक्टिविटी है क्या, एक्टिविटी है कितने न्यूक्लियाई खत्म हुए पर यूनिट टाइम, दैट इज माइनस डी एन बाई डी। कितने न्यूक्लियाई खत्म हुए पर यूनिट टाइम, माइनस डी एन बाई डी टी। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई पर यूनिट टाइम, यही क्या होती है एक्टिविटी। तो यूनिट क्या होगी, यूनिट होती है बेटा डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं बेटा इसको डीपीएस। ध्यान रखना, एक्टिविटी की जो यूनिट होती है वो होती है बेटा डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, शॉर्ट फॉर्म में डीपीएस बोला जाता है। और ध्यान रखना 1 डीपीएस इज इक्वल टू, चलो मैं यहां पे लिख देता हूं, यूनिट ऑफ एक्टिविटी इज डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड विच इज नोन एज बैक्वेरल, विच इज नोन एज बैक्वेरल। क्या यूनिट होती है बेटा, एक्टिविटी की यूनिट होती है डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड यानी डीपीएस, जिसे और क्या बोला जाता है, बैक्वेरल। एसआई यूनिट है ये। तो 1 डीपीएस इज इक्वल टू 1 बैक्वेरल, शॉर्ट फॉर्म में बीक्यू लिख देते हैं। 1 डीपीएस इज इक्वल टू 1 बैक्वेरल, याद होना चाहिए बेटा। 1 डीपीएस मतलब 1 बैक्वेरल, और कैसी यूनिट है ये बेटा, ये एसआई यूनिट है। तुमसे कोई
एक्टिविटी की ऐसा यूनिट पूछे तो क्या होती है? डीपीएस। डीपीएस का मतलब बैक्वेरल, एक ही बात है। 1 डीपीएस मतलब 1 बैक्वेरल। कितने डिसइंटीग्रेशन हुए, कितने डिके हुए पर यूनिट टाइम, पर यूनिट, पर सेकंड, इसी को हम लोग बोलते हैं बैक्वेरल। कुछ और यूनिट भी होती है बेटा, और यूनिट भी है, दैट इज, एक और यूनिट मैं लिख रहा हूं, क्यूरी। 1 क्यूरी इज इक्वल टू 3.7 इंटू 10 की पावर 10 डीपीएस। एक यूनिट और है बेटा, कौन सी? क्यूरी। एक्टिविटी की एक यूनिट और है, दैट इज क्यूरी। एक क्यूरी में 3.7 इंटू 10 की पावर 10 डीपीएस होते हैं। 3.7 इंटू 10 की पावर 10 डीपीएस होते हैं। एक और यूनिट है, एक और लिख देता हूं, रुदरफोर्ड। 1 रुदरफोर्ड इज इक्वल टू 10 की पावर 6 डीपीएस। 10 की पावर 6 डीपीएस, ध्यान रखना। तो बेटा क्या क्या यूनिट हो गई इसकी? एक्टिविटी की, डीपीएस हो गई और बैक्वेरल हो गई, एक ही बात है ये तो। एक हो गई क्यूरी, एक हो गई रुदरफोर्ड। एक क्यूरी में 3.7 इंटू 10 की पावर 10 डीपीएस होते हैं, और एक रुदरफोर्ड में 10 की पावर 6 डीपीएस होता है। ऐसा यूनिट कौन होती है? बैक्वेरल होती है, डीपीएस होती है, ध्यान रखोगे। ठीक है। एक्टिविटी का मतलब क्या है? कि नंबर ऑफ न्यूक्लियर डिकेइंग और डिसइंटीग्रेटिंग पर यूनिट टाइम, इसी को एक्टिविटी बोलते हैं। मतलब इस यहां पर रेट को हम एक्टिविटी बोल रहे हैं। हम जो केमिकल काइनेटिक्स में रेट पढ़ रहे थे बार बार, यहां पर उस रेट को एक नया नाम दिया गया है, क्या? एक्टिविटी। कितने न्यूक्लियाई खत्म हो रहे हैं पर सेकंड, पर यूनिट टाइम, उसी को एक्टिविटी बोला जाता है, -dn/dt। ध्यान रखोगे। अच्छा, अब आ जाओ यहां पर। अब यही सोचो, -dn/dt किसके इक्वल होगा बेटा? -dn/dt अगर मैं लिखूं तो किसके इक्वल हो जाएगा बेटा? लेमडा इंटू एन के इक्वल हो जाएगा। -dn/dt की अगर हम लोग बात करें तो हो जाएगा बेटा वो, मैं इस थोड़ा और शिफ्ट कर देता हूं बेटा। हाँ जी, देयरफॉर एक्टिविटी is equal to minus dn by dt is equal to lambda into n. Minus dn by dt is equal to lambda into n. lambda into n, ध्यान रखना। फॉर्मूला क्या था? ये लैम्डा क्या आ गया यार, एक नई नई मुसीबत आ गई यार। ये तो लैम्डा हमने पढ़ी नहीं थी पहले, है ना? ये क्या है? ऐसा कुछ नहीं है, ये लैम्डा ऐसा कुछ नहीं है जो कुछ अलग आ रहा हो। हमने जब रिएक्शन पढ़ी थी, थोड़ा यहाँ ध्यान देना, मैं लिख रहा हूँ ए से मान लिया बी बन रहा है। तुम रेट अगर लिखना चाहते हो तो रेट क्या लिखते हो? रेट बराबर के इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ ए की पावर 1, अगर फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है ना? यहाँ पर रेट, यहाँ पर रेट को तो किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग? एक्टिविटी से, -dn/dt। और के को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग लैम्डा से। यहाँ लैम्डा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? के रिप्रेजेंट कर रहा है। और एन, एन इज द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। ए से अगर बी बन रहा है तो रेट क्या लिखोगे? रेट बराबर के इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ ए की पावर 1। ए की कंसेंट्रेशन कितनी है? ए के न्यूक्लियाई कितने हैं इस समय, और कितने न्यूक्लियाई हैं? एन न्यूक्लियाई हैं। और के को रिप्रेजेंट कर दिया लैम्डा से। यहाँ पर लैम्डा क्या है बेटा? यहाँ पर लैम्डा है डिके कांस्टेंट। हाँ जी, लैम्डा क्या है यहाँ पर? लैम्डा है यहाँ पर डिके कांस्टेंट। इसको मेरे को हटाना ही पड़ेगा। तो लैम्डा यहाँ पर जो है वो है अपना डिके कांस्टेंट। ठीक है बेटा। एक्टिविटी बराबर क्या लिख दिया मैंने? एक्टिविटी बराबर लिख दिया मैंने -dn/dt इज इक्वल टू लैम्डा एन। लैम्डा इज डिके कांस्टेंट, एन इज द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, वेयर लैम्डा इज डिके कांस्टेंट और एन इज नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। एन क्या है बेटा यहाँ पर? नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। लैम्डा हो गया अपना डिके कांस्टेंट और एन हो गया अपना नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। एन अपना नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हो गया। ठीक है बेटा। वही है, रेट बराबर के इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ ए पावर में 1। तो वही मैंने लिखा यहाँ पर, के की जगह क्या रिप्रेजेंट कर दिया? लैम्डा से। वहां रेट कांस्टेंट बोलते थे इसको, यहाँ पर डिके कांस्टेंट बोलते हैं इसको। वहां पर के को रेट कांस्टेंट बोलते हैं, यहाँ पर क्या बोलते हैं इसे? यहाँ पर डिके कांस्टेंट बोलते हैं। अच्छा, अब बात आती है के किस पर डिपेंड करता था? याद है? याद है के किस पे डिपेंड करता था? टेम्परेचर पे।
टेम्परेचर बढ़ता था तो रेट कांस्टेंट बढ़ता था, लेकिन यहां ध्यान रखना, लैम्डा इज, एक बहुत खास बात लिखा रहा हूं मैं, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। गांठ बांध लेना इस बात को, गांठ बांध लेना इस बात को कि लैम्डा जो होता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। ये बात तो मैं पहले ही बता चुका था। मैंने क्या लिखाया था यहाँ पर, देखा था कि रेडियो एक्टिव डिके इज प्योरली अ न्यूक्लियर फिनोमेना एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनी फिजिकल एंड केमिकल कंडीशन। किसी केमिकल और फिजिकल कंडीशन पर डिपेंड नहीं करता है। इसका मतलब ये जो डिके कांस्टेंट होता है, लैम्डा जो होता है, जैसे रेट कांस्टेंट टेम्परेचर पर डिपेंड करता था, ये के की जगह ही तो मैंने नया टर्म यूज किया है, लैम्डा। तो के तो टेम्परेचर डिपेंड करता था, लेकिन लैम्डा डिपेंड नहीं करता है, ध्यान रखना। लैम्डा इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, लैम्डा टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है, ये बात याद रख लेना, डिके कांस्टेंट नहीं करता है। तो मेरे पास जो फॉर्मूला आया वो आया माइनस डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एन, माइनस डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एन। ठीक है। अच्छा अब ये बताओ, अगर ये फॉर्मूला आ गया, अगर ये फॉर्मूला आएगा, लैम्डा इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, और तो यहां से क्या निकाल सकता हूं मैं? बेटा वही तो फॉर्म इक्वेशन है ये, माइनस डी बाई डी टी इक्वल टू के इंटू ए। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? डायरेक्टली लिख दूं? हाँ डायरेक्टली लिख दूं मैं यहाँ पर क्या लिख दूं मैं यहाँ पर? मैं लिख देता हूं बेटा, एन टी इज इक्वल टू एन नॉट ई की पावर माइनस लेमडा टी। ध्यान दो ये फॉर्मूला आया नहीं आया, एन टी इज इक्वल टू एन नॉट ई की पावर माइनस लेमडा टी। फॉर्मूला याद था वो वाला कौन सा? ए टी इज इक्वल टू ए नॉट ई की पावर माइनस के टी। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स ही तो आया था। और बेटा ये कौन से ऑर्डर की रिएक्शंस होती हैं? ये जो रिएक्शंस है मैंने क्या बोली है, कौन सी रिएक्शंस हैं? ये सारी की सारी रिएक्शंस है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में एटी बराबर ए नॉट इक्यू माइनस के टी, तो मैंने यहाँ भी वही लिखा है, एन टी बराबर एन नॉट इंटू इक्यू माइनस लेमडा टी। यहाँ भी तो ये लिखा था। अगर इस फॉर्मूले से तुम अब इसको मैं इंटीग्रेट करके दिखा नहीं रहा, डी टी को इधर भेज दोगे, एन को इधर भेज दोगे, है इंटीग्रेट करोगे तो फॉर्मूला क्या निकल के आएगा? एन टी बराबर एन नॉट ई की पावर माइनस लेमडा टी, वेयर एन टी इज नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एट टाइम टी एंड एन नॉट इज इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। एन टी तो क्या हो गया? टी टाइम पर न्यूक्लियाई कितने हैं, और एन नॉट क्या हो गया? स्टार्टिंग में न्यूक्लियाई कितने हैं। क्लियर है बेटा? समझ गए? तो यहाँ पर वही सारी बातें इसने लिखी हुई हैं, एन टी इज इक्वल टू एन नॉट ई की पावर माइनस लेमडा टी, एन टी बराबर एन नॉट ई की माइनस लेमडा टी। समझ गए तुम लोग? एन टी क्या है? एन टी इज नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एट टाइम टी, और एन नॉट क्या है? नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एट टी इज इक्वल टू जीरो, स्टार्टिंग में न्यूक्लियाई कितने होंगे। ठीक है, आगे हम लोग अब नेक्स्ट